बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि है चैप्टर नंबर 15 था, और आज हम पढ़ने लगे हैं चैप्टर नंबर 16 हाइड्रोकार्बन। तो जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है कि हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है जैसे कि हाइड्रो निकला है हाइड्रोजन से, दो इसमें कंपाउंड होंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नेसेसरी हैं। हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन, हाइड्रो से मतलब यानी हाइड्रोजन, इसमें एक एलिमेंट पाया जाता होगा और दूसरा कार्बन, तो ये दो एलिमेंट्स हैं। और इसके अलावा इनके साथ ये हाइड्रोकार्बन वगैरह को और इनके साथ डेरिवेटिव्स भी होते हैं, जैसे कि ये हो गया CH4, ये हाइड्रोकार्बन है एक। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव तो CH3OH, जैसे कि मैथनॉल है, अब ये साथ O लग गया तो ये इसके डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। इसी तरीके से हाइड्रोजन साइनाइड, इसमें अब हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के साथ एक नाइट्रोजन भी आ गया, जिसमें कार्बन का एक बॉन्ड हाइड्रोजन से और 3 बॉन्ड नाइट्रोजन से। इसी तरीके से और मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, CH3COOH, तो ये भी हाइड्रोकार्बन में आ जाते हैं। इसी तरीके से क्योंकि ये तो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन, और बाकी डेरिवेटिव्स हैं, यानी ऑक्सीजन भी ऐड हो गए। तो अब इसी तरीके से अगर हम बात करें एल्डिहाइड की, CH3CHO, ये एथेनॉल होता है, ये एसिटिक एसिड यानी इथेनॉइक कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि हमने फंक्शनल ग्रुप्स में पढ़ा था ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले चैप्टर में भी, कि ये इथेनॉइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड की टाइप है। और ये एल्डिहाइड होता है, CHO, यानी C डबल, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है और एक साथ हाइड्रोजन होता है, तो ये एल्डिहाइड वगैरह हो गए। तो ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन, उनके डेरिवेटिव्स के बारे में स्टडी की जाएगी, इनके रिएक्शन, इनके मैकेनिज्म वगैरह को डिस्कस किया जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो जहरी बात है बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है, जिनके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, यानी इसको तो हम हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन कहेंगे। लेकिन अब इसके साथ ऑक्सीजन भी ऐड हो गया तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं, इसे हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव कहेंगे, यानी ये हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स बन गए फिर, यानी जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव हुए हैं। अब आगे आ जाता है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की कौन कौन सी टाइप्स हैं? हाइड्रोकार्बन हैव बीन डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एज शोन बिलो। यानी वो कहते हैं कि इसमें दो चीजें आ जाती हैं हाइड्रोकार्बन की, यानी टाइप्स की अगर बात करें तो इनकी स्ट्रक्चर के हिसाब से इनकी दो टाइप्स हैं। एक होती है इसकी ओपन चेन और एक होती है इसकी क्लोज चेन। अगर ओपन चेन की बात की जाए तो उसमें आपको एक तो ये ओपन चेन होगी और एक क्लोज चेन। अब ओपन चेन की जब बात होगी तो इसमें एक सिंगल बॉन्ड वाले भी आ जाते हैं, जैसे कि कार्बन डबल सिंगल बॉन्ड विद कार्बन। ओपन चेन में आप डबल बॉन्ड वाले भी आ जाते हैं, जिन्हें एल्कीन कहा जाता है, एल्केन भी आ जाते हैं। इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाते हैं इसमें, जिन्हें एल्काइंस कहा जाता है। तो ये तो हो गया ओपन चेन। और ओपन चेन में भी जरूर बात है, फिर स्ट्रेट चेन वगैरह भी हो जाती है कि एक स्ट्रेट चेन है, और ब्रांच चेन भी आ जाती है के साथ, अगर ब्रांच वगैरह जैसे एसोमर्स वगैरह में हमने पढ़ते। इसी तरीके से क्लोज चेन की बात की जाए तो ये साइक्लोब्यूटेन, यानी कार्बन का इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, लेकिन बेसिकली होता है ये कि साथ दो हाइड्रोजन अटैच होते हैं, डबल बॉन्ड वगैरह ये बेसिकली इस तरह होता है। ये कार्बन ने इधर दो बॉन्ड बनाए और बाकी ये दो हाइड्रोजन हो गए, ये दो हाइड्रोजन हो गए, तो ये क्लोज चेन है, क्योंकि कार्बन आपस में क्लोज रिंग, कार्बन एक रिंग बना लिए, इन्हें रिंग्स भी कहा जाता है, रिंग और चेन। और उसके बाद बेंजीन की साइक्लोहेक्सेन की बात की जाए तो ये साइक्लोहेक्सेन होता है, जैसे कि ये साइक्लोब्यूटेन था, 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन कहते हैं, तो साइक्लो, उसके बाद इसको साइक्लोहेक्सेन कह देंगे, क्योंकि ये 6 हेक्सेन है, 6 कार्बन वाली और 7 साइकिल में जुड़ी हुई है। और बाकी ये अंडरस्टूड होता है, इसके साथ हम शो नहीं करते, ये अंडरस्टूड होता है कि इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। और इसी तरीके से ये आ जाती है, इसी को साइक्लोहेक्सेन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका मतलब अंडरस्टूड होता है कि ये कार्बन है, इसे कहा जाता है लाइन स्ट्रक्चर या जो सिंबल स्ट्रक्चर होता है इसको। आगे उसके बाद अगर इसी तरीके से बेंजीन है, यानी अगर कोई डबल बॉन्ड वाला साइकिल रिंग है, बेंजीन को हम इस तरह लिख सकते हैं, जिसमें ये वाला एक इधर डबल बॉन्ड, एक इधर डबल बॉन्ड और एक इधर डबल बॉन्ड आ जाता है, तो उसमें उसको फिर हम बेंजीन को इस तरह लिख सकते हैं। बाकी ये अंडरस्टूड है कि ये कार्बन, ये इस साइड पे कार्बन है, और कार्बन तो जारी बात है 4 बॉन्ड बनाती है, तो 2 बॉन्ड ये होगी और एक बॉन्ड फिर इधर अंडरस्टूड है कि इधर हाइड्रोजन होगा। लेकिन ये आपने जेल में रखनी है, जैसे कि आपने अगर ये वाला स्ट्रक्चर बनाया है, ये वाला स्ट्रक्चर, और इसमें आपने अगर
एक की जगह पे भी आपने इधर कार्बन लग दिया तो आपके नंबर काट जाएंगे। फिर आपने वैलेंसी सारों की पूरी करनी पड़ेगी, इधर भी कार्बन लगाना पड़ेगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और साथ इधर हाइड्रोजन भी डालने पड़ जाएंगे आपको। इसलिए आपने ध्यान में रखना, जब लाइन स्ट्रक्चर में होने तो साथ आपने ना हाइड्रोजन शो करनी है ना कार्बन शो करनी है, और ये इसमें फिर आप जरी बात शो कर सकते हो। इसी तरीके से अगर इसी का लाइन स्ट्रक्चर प्रोपेन का बनाना हो तो हम इस तरह लिखते हैं, ये ए कार्बन हो गई, दूसरी कार्बन, ये तीसरी कार्बन। तो ये चीज थी ओपन चेन और क्लोज चेन बीच में आ जाती है। ये इसकी दो टाइप थी। आगे पढ़ लेते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन में जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों आ जाते हैं। जैसे कि भी आपको बताया था अल्केन में सैचुरेटेड आ जाते हैं और अल्कीन वगैरह में अनसैचुरेटेड। यानी ये अगर अल्केन है सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ओपन चेन में तो दोनों आ जाते हैं। इसी तरीके से ये अल्कीन, इसी तरीके से ब्रांच चेन मैंने बनाई थी, ये तो सिंगल होगी। उसके बाद ये इस तरह ब्रांच चेन भी ओपन चेन में आती है क्योंकि ये क्लोज नहीं है। इसी तरीके से इसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ओपन चेन में जारी बात है कोई भी आ सकती है, इनमें मौजूद होते हैं। उसके बाद सैचुरेटेड वालों को अल्केन यानी सिंगल बॉन्ड को ये सैचुरेट याद रखने का आसान तरीका, सैचुरेटेड में भी एस आ रहा है और सिंगल में भी एस आता है। यानी जो सिंगल सैचुरेटेड होते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड वगैरह होते हैं। दीज आर हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर अटैच विद ईच अदर थ्रू सिंगल बॉन्ड। यानी सैचुरेटेड मैं बता चुका हूँ, सैचुरेटेड होते हैं वो सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जरूरी है। अगर पूरी चेन में अगर 10 कार्बन की चेन है, अगर उसमें कोई एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वह अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होती है, ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। हाइब्रिडाइजेशन जो होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। जैसे कि एक s ऑर्बिटल अगर कंबाइन होता है एक p से तो उसे sp हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। और इसी तरीके से अगर एक s और 3 p आपस में जुड़ते हैं sp3 तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, और 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। अगर एक s वाला और 3 p वाले मिलते हैं तो s की आप लोगों को पता है एनर्जी और होती है और p की एनर्जी और होती है। लेकिन जब एक s और एक जब s और 3 p वाले मिलेंगे तो 4 न्यू ऑर्बिटल बनेंगे, sp3 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 sp3। उनकी एनर्जी न s से मैच करेगी न p से मैच करेगी, बल्कि इन दोनों के दरमियान होगी। और वो इन चारों की sp3 हाइब्रिडाइजेशन वालों की उस इन दोनों s और p के दरमियान वाली एनर्जी स्टेट होगी, और इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है। तो इसमें वो कहता है कि जब कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए होते हैं तो इसमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो sp3 होती है। और sp3 में इसमें भी आपने पढ़ा था कि ये sp3 इसकी क्यों होती है, तो वो भी देख लेते हैं। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 क्यों होती है, ये हालांकि फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। तो s कार्बन की अगर की जाए 1s2 2s2 2p2, इसको अगर इस तरह लिखा जाए s और p p और p। अब इसमें आप लोगों को पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर इधर नीचे में ड्रा कर दूं s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस p में 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये वाला एम्प्टी है। तो ये क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, ये होती है ग्राउंड स्टेट। लेकिन जब 1 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट हो जाता है फिर ये आ जाता है, ये हो जाती है ये s और p x p y p z सारों में एक आ जाती है। तो इसमें फिर ये आपस में कंबाइन हो गया sp3 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 और sp3। इस तरीके से न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वगैरह बन जाते हैं। तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। फॉर एग्जांपल अल्केन्स दीज में हैव स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। ये जो अल्केन होते हैं ये स्ट्रेट चेन भी होती है, जैसे कि पेंटेन वगैरह होगी तो ये स्ट्रेट चेन है 5 कार्बन वाली, और ये ब्रांच चेन भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसी अगर फर्ज करो ब्यूटेन है तो ब्यूटेन 4 कार्बन, आपको पता है ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं। तो एक कार्बन इधर स्ट्रेट में इधर आ गया ओपन चेन में, अब ये कार्बन जब इधर चला जाएगा तो जिसे हम एसोब्यूटेन कह रहे हैं तो ये क्या आ जाता है, ये ब्रांच चेन बन जाती है। लेकिन ये दोनों क्योंकि क्लोज नहीं है, ओपन है, दोनों ओपन है, तो ये इसलिए ओपन चेन के अंदर दोनों आ जाएंगे, स्ट्रेट चेन भी और ब्रांच चेन भी। और उसके बाद उन्होंने कहा है नो फर्दर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम कैन अटैच टू द कार्बन एटम ऑफ सच हाइड्रोकार्बन। और कोई एटम जो होते हैं और ग्रुप ऑफ एटम वो नहीं जुड़ सकते इन हाइड्रोकार्बन के। दिस इज वाई दे आर नॉन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जारी बात है क्योंकि इनकी ऑलरेडी वैलेंसी पूरी होती है, हाइड्रोजन आप इसके साथ भी जुड़ा होता है, इसके साथ अब अंडरस्टूड है कि 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं, क्योंकि कार्बन ने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया है और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो कार्बन एक बॉन्ड इसके साथ बनाया है तो 3 इसके पास वैलेंसी रहती है 3 बॉन्ड बनाने की, तो वो अंडरस्टूड है इसके साथ 3 हाइड्रोजन है। अगर कोई और एटम हो तो फिर हम साथ मेंशन कर देते हैं, क्लोरीन वगैरह।
अगर मिथाइल क्लोराइड वगैरह हो। अनसेचुरेटेड आ जाते हैं। अनसेचुरेटेड में आपको पता है कि अगर बात की जाए ऐसे अल्कीन, जैसे अल्केन की बात की तो हमने कहा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी। जब अल्केन की बात की तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, फिर हमने देखा कि वो क्यों अल्कीन जब आ जाती है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp2, और अल्काइन की जब बात होती है तो इसमें sp आ जाती है अल्काइनेशन। यानी इसमें अब एस करेक्टर जो है वो 25% और पी करेक्टर जो है वो 75% है। तो इसी तरीके से एस में sp2 में क्या होता है कि करेक्टर पी का जो होता है वो ज़्यादा होता है। 3 अगर ऐसे कर लें 100 के जब हम 3 हिस्से कर लें तो तकरीबन 3,9 और 10 3,9 तकरीबन 33% इसके। बाकी जो बात जाता है वो यानी 67% बात की जाए तो वो पी का करेक्टर है। इसमें एस पी में बात की जाए तो 50% एस करेक्टर और 50% पी करेक्टर है एस पी में। तो ये तो बात होगी एस पी की। आप हाइब्रिडाइजेशन की, फॉर एग्जांपल अल्कीन एंड अल्काइन, अल्कीन एंड ओलिफिन्स। अल्कीन्स को ओलिफिन्स वगैरह भी कहा जाता है जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन विच एट लीस्ट 2 कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज। यानी अगर किसी भी एक चेन है जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन अगर एक भी उसमें डबल बॉन्ड आ गया तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा और वो अल्कीन बन जाएगी। फिर which cause to form a double bond between these two carbon atoms. Alkenes में भी स्ट्रेट चेन बने। अल्कीन सारी बात है, स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ब्रांच चेन भी हो सकती है। वो आप लोगों को पता है कि अल्कीन स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन किस तरह हो सकती हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं, ये अल्कीन है, एक अल्कीन है, ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। अब मैं इसी तरीके से करता हूँ कि 2 कार्बन, 1 कार्बन इधर से हटाकर और इधर लगा देता हूँ। इधर वैसे तो एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो कार्बन की वैलेंसी 4 है। अब 1 कार्बन जब इधर आ गया तो ये वाला जो फर्स्ट वाला कार्बन था वो ये आ गया, 2 वाला अपनी जगह पे रहे, 3 वाला अपनी जगह पे रहे, 4 और 5 वाला अपनी जगह पे रहे। ये वाला ब्रांच चेन अल्कीन बन गया, क्योंकि एक अल्कीन है जिसके अंदर जो कि ब्रांच चेन कंपाउंड है और उसमें एक अल्कीन मौजूद है, तो ये ब्रांच चेन हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि ये वाला जब कार्बन इस इधर आएगा तो उसी को ही हमने ब्रांच चेन करना है, जरूर ये बात जरूरी नहीं है। ये भी ब्रांच चेन अल्कीन बन रही है और ये भी ब्रांच चेन, इसे भी ब्रांच चेन अल्कीन कहा जाता है। यानी एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है, एक डबल बॉन्ड आ गया तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है। ये एक अनचेन ब्रांच चेन की अल्कीन की बात थी। तो 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन उन्होंने एग्जाम्पल दिए। अल्काइन और एसिटाइलिन, अल्काइन एसिटाइलिन को ट्रिपल बॉन्ड होता है एसिटाइलिन में, यानी इथाइन कहा जाता है, कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल ट्रिपल बॉन्ड। तो दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एट विच एट लीस्ट 2 कार्बन आर sp हाइब्रिडाइजेशन। मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो sp होती है अल्काइंस के अंदर, टू फॉर्म अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन दीज कार्बन एटम्स। अल्काइंस में भी स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, अल्काइन भी इसी तरीके से स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन हो जाते हैं। फर्ज करें जैसे मैंने आपको ये बताया था, ये आप अल्काइन है एक ट्रिपल बॉन्ड वाली, तो क्या होता है अब ये वाला कार्बन दोबारा इस जगह पर आ जाता है। अब इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए इसमें अब होगा तो इधर नहीं आ सकता, क्योंकि जारी बात है इधर आएगा तो कार्बन चौथा बॉन्ड तो 5 बॉन्ड तो नहीं बनाता। तो इसमें ये हो सकता है कि ये वाला जो कार्बन है जो शिफ्ट हुआ है इधर से वो आ जाए, इसकी ब्रांच चेन अगर हमने अल्काइन बनानी हो इस कार्बन की, जैसे कि 3 पेंटाइन जो है 3 पेंटाइन की, तो हम ये तीसरा कार्बन जो है ये वाला अगर हम इस जगह पर लगा देते हैं ये वाला हाइड्रोजन, तो वो तो वही चेन रहेगा। फर्ज करो ये 1 2 3 4 5 पेंटाइन है, अगर हम 1 से हटा के 2 पे लगा देते हैं तो जारी बात है ये तो 2 पे पहले जुड़ा हुआ है और 3 पे ये लग नहीं सकता, क्योंकि अगर ये 3 पे अगर ये वाला कार्बन 3 पे आ जाए इस जगह पर तो फिर ये वाला ट्रिपल बॉन्ड नहीं, 5 बॉन्ड नहीं बना सकते, इसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरे हैं। हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर सकते थे। भारत अब इसकी 3 पेंटाइन है इसकी वो नहीं बनती ब्रांच चेन, जिसे हम कह सकते हैं कि ब्रांच चेन इसकी 3 पेंटाइन की बना लो। तो अब अगर 4 कार्बन पे भी जरी बात नहीं लग सकती, 5 पे हम लगाएं तो दोबारा वही चीज यही कंपाउंड बन जाता है ऑलरेडी, क्योंकि अगर हम 5 पे लगाते हैं तो ये 3 पेंटाइन थी, तो इधर से हमने कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4
कार्बन 5 के ऊपर जाकर अगर हमने लगा दी तो ये तो फिर दोबारा स्ट्रेट चेन बन गई, तो 3 पेंटाइन की नहीं बन सकती। इसी तरीके से फर्क करो किसी और जो इन्होंने बुक में एग्जांपल दी हुई है वो ही अगर हम ड्रा करते हैं, यानी 1 पेंटीन की अगर हम ड्रा कर लेते हैं, 3 पेंटीन की नहीं 1 पेंटीन की अगर हम करते हैं तो इसकी हो सकती है, सारी बात है 1 पेंटीन की देख लेते हैं ब्रांच चेन। तो ये कॉन्सेप्चुअल में भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसकी ब्रांच चेन नहीं बन सकती, यानी 3 पेंटाइन उसकी एक एग्जांपल है कि उसकी नहीं बन सकती। 1 पेंटीन की बात पेंटाइन की बात कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो इसकी 1 पेंटाइन ये। अब इसका ब्रांच चेन बनाना हो तो सारी बात है सिंपल है, ये अपनी जगह पर रहेगा, एक कार्बन इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, बाकी ये बन जाएगा 1 1 2 3 4 3 मिथाइल, क्योंकि ये सारों से पहले आईयूपैक में लॉन्ग चेन स्टार्ट करते हैं तो 3 मिथाइल। अब देखते हैं कि और नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड शुरू हो रहा है नियरेस्ट हो। अब ये 1 पे शुरू हो रहा है तो 1 पेंटाइन, 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन, क्योंकि 3 पे एक ब्रांच लगी हुई है जो कि है मिथाइल एक कार्बन है, तो जरी बात है अगर 2 कार्बन होती तो इथाइल हो जाता। 3 के ऊपर मिथाइल है और 1 ब्यूटाइन, यानी 1 के ऊपर एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है और 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट लिखा है, बट लिखा है, तो 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन। आगे आ जाती हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो क्लोज चेन की उन्होंने बात की कि दे आर हाइड्रोकार्बन विच कार्बन अटैच विद ईच अदर टू फॉर्म रिंग्स। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें अब 2 आ जाती हैं क्लोज चेन में, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ये 2 टाइप्स आ जाती हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, यानी होंगी तो दोनों क्लोज, लेकिन कुछ होंगी एरोमेटिक और कुछ होंगी एरोमेटिक नहीं होंगी। एरोमेटिक की क्योंकि कंडीशंस हैं कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई होने चाहिए, यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वो प्लेनर होनी चाहिए, ये कुछ कंडीशन हैं जो कि एरोमेटिक के लिए होना जरूरी है, तो तब वो कंपाउंड होगा। जैसे कि बेंजीन इसमें आ जाता है, उसमें C6H6 फार्मूला होता है, ये 1 2 3 4 5 6 यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं इसके, और ये प्लेनर भी है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है क्योंकि डबल बॉन्ड है हर कार्बन के, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है सारों में। उसके बाद ये तो थी एरोमेटिक। अब जरूरी नहीं है कि हर कंपाउंड एरोमेटिक हो, जैसे कि अब नॉन बेंजोइड एलिसाइक्लिक, इसमें 2 चीजें आ जाती हैं, एक तो एरोमेटिक जो कि वो लिखा है और एक होता है एलिसाइक्लिक। क्लोज चेन की अगर बात की जाए एलिसाइक्लिक एलिसाइक्लिक में अब उन्होंने एग्जांपल दी है साइक्लोप्रोपेन, पेंटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन की। ये 3 एग्जांपल है। साइक्लोप्रोपेन यानी CH2 CH2 CH2, साइक्लोप्रोपेन होगी यानी 3 कार्बन वाली साइक्लोप्रोपेन। इसी तरीके से साइक्लोपेंटेन होगी, अब ये CH2, ये भी H2 वैलेंसी पूरी करने के लिए। साइक्लोपेंटेन ये भी एलिसाइक्लिक है, और साइक्लोहेक्सेन की जब बात करें तो ये भी एलिसाइक्लिक है। H2 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 H2। अच्छा, तो ये CH2 साथ लगे में साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन में। इसी तरीके से साइक्लोपेंटीन बन जाता है, साइक्लोपेंटाइन बन जाता है। ये सारे के सारे नॉन बेंजीनोइड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन पोजेस द 2 हाइड्रोजन एटम लेस देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। एलिसाइक्लिक क्या करते हैं कि 2 हाइड्रोजन एटम कम होते हैं इनके अंदर देन कॉरस्पॉन्डिंग ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से। जैसे कि अगर बात की जाए वैसे प्रोपेन की, तो प्रोपेन का होता है CnH2n+2, तो प्रोपेन का हो गया अगर 3 कार्बन है तो 2 3+2 C3H6 C3H8 यानी 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं जब ये भी प्रोपेन का ये होता है फार्मूला प्रोपेन का C3H8, लेकिन वो कहते हैं जब साइक्लो आ जाती है तो आपस में क्योंकि जरूरी बात है रिंग जुड़ जाते हैं,
तो कार्बन जो कार्बन इसके साथ जिस हाइड्रोजन जुड़ना था वो अब नहीं जुड़ सकेगा, क्योंकि इस कार्बन ने वो वाला बॉन्ड जो है इस कार्बन के साथ बना लिया, रिंग बना लिया, रिंग अटैचमेंट कर लिया। इसी तरीके से इस कार्बन ने भी वही किया। तो वो कह रहे हैं कि अब ये दो आपस में जुड़ेंगे तो अब इसका फॉर्मूला है C3H6, यानी दो हाइड्रोजन आप देख लें कि इन दोनों में से दो हाइड्रोजन कम हो चुके हैं। तो वो यही बात बता रहा है कि जो साइक्लो होगा उसमें दो हाइड्रोजन कम होंगे। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कि मैं बता चुका हूँ, इसमें बेंजीन वगैरह आ जाते हैं, बेंजीन, टोलुइन, नेफ्थलीन। और टोलुइन ये होता है कि इसी बेंजीन के साथ अगर आप एक मिथाइल लगा दें तो उसे कहा जाता है टोलुइन। इसका स्ट्रक्चर होता है, नाम होता है टोलुइन, यानी मिथाइल बेंजीन इसे कहा जाता है। इसी तरीके से नेफ्थलीन वगैरह हो गए। तो ये क्या होते हैं, ये एरोमेटिक होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इन दीज कंपाउंड ऑल कार्बन प्रेजेंट इन रिंग आर sp2, हर कार्बन जो इस रिंग में मौजूद है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है सारों की। विच इज सिंपल elast hydrocarbon as a regular hexagon structure with alternate single and double bond between carbon atom। अब बेंजीन इसकी मशहूर एग्जांपल है। अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड मौजूद है, डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल। और हर कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि हर कार्बन में आपको पता है एल्कीन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, यानी जिनके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, तो इसमें डबल बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इनकी। उसके बाद आ जाता है अल्केन्स एंड साइक्लो अल्केन्स। तो ये देखते हैं अल्केन्स एंड साइक्लो अल्केन्स। अल्केन आपको पता है इसका जनरल फार्मूला यही होता है कि किसी में भी अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के दरमियान, उन्हें अल्केन्स कहा जाता है जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है जिसे हम कह सकते हैं जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। ये अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। तो simplest organic molecules with only carbon and hydrogen atoms, commercially important as fuels and oils. These contains carbon carbon single bond, इनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। IUPAC rule of naming alkane are locate the largest continuous chain of carbon atom independent of the direction of chain. It is main, stem, principal और parent chain। तो इसका जो पहला रूल है वो ये है कि आपने सारों से लंबी चेन सेलेक्ट करनी है। फर्ज करो अगर कोई कार्बन है, एक 5 कार्बन ये है, और 2 3 4 5, तो ये अब इसमें तो सिंपल नजर आ रहा है, सारी बात है स्ट्रेट चेन है तो एक पेंटेन ही नाम दे दें। लेकिन अब इसमें अगर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी हो तो अगर हम इस साइड पे डायरेक्ट स्ट्रेट मूव करते हैं तो हमारे पास 4 कार्बन आ रही है, 1 2 3 4। और अगर हम इस तरह करते हैं कि ये वाली ना करें, स्ट्रेट चेन ना करें, हम इस तरीके से करें कि इस साइड से इधर मूव कर दें, तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट बन रही है 1 2 3 4 5। तो हम फिर ये वाला देंगे, इसको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सारों से। यानी पहला रूल है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जो सारों से लंबी चेन है, तो चाहे वो जिग जाएगी क्यों ना हो रही हो, जैसे कि मैंने आपको ये बताई है। तो इसी तरीके से एक और भी है कि एक कार्बन है इस साइड पे और इस साइड पे 5 तक जा रही हैं, 5 तक 1 2 3 4 और 5 तक जा रही हैं। इस साइड पे जाते हैं तो 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और एक इस साइड पे जा रही है 3 4 5 6। तो आपने फिर अगर ये कोई कंपाउंड है तो इधर नहीं जाना, क्योंकि ये भी लॉन्गेस्ट नहीं है, ये भी 5 है, और आप फिर इस साइड से इधर मूव करोगे, ये भी 5 है। फिर आपने इस तरीके से इस तरह जिग जैग में जाना है। चेन आपने एक लॉन्गेस्ट सेलेक्ट करनी जो सारों से लॉन्ग है, लॉन्गेस्ट हो। सारों से पहला रूल यही है कि आपने सारों से लंबी चेन सेलेक्ट करनी है, चाहे वो स्ट्रेट ना ही हो, चाहे लेकिन जिग जैग हो, चाहे वो कर्व में जा रही हो, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। If there are 2 or more chain of equal length, then the chain with a larger number of branches is selected as main chain। यानी अगर 2 ब्रांचेस इक्वल लेंथ की हो, फर्ज करें कि एक ये आपने सेलेक्ट किया, जैसे कि ये, अब फर्ज करें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 2 चेन है, दोनों की लेंथ बराबर है, चाहे आप इस साइड पे मूव करें चाहे इस साइड पे मूव करें। और लेकिन ब्रांच एक लगी हुई है इसके साथ 5, चलो इधर भी 6 कर देते हैं,
7 कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, यानी अब दोनों साइड पे 7 कार्बन जुड़ी हुई है। इस साइड में मूव करते हैं फिर भी 7 कार्बन, इस साइड में मूव करते हैं फिर भी 7 कार्बन, लेकिन इसके साथ एक मिथाइल जुड़ा है और इसके साथ 1 2 3, इधर तो नहीं जा सकते, 1 2 3 4 5 6, चलो 6 तक आने लेते हैं, ये इथाइल। अब इसके साथ एक मिथाइल जुड़ा है, इसके साथ इथाइल जुड़ा है C2H3H5, इसके साथ अब क्योंकि बड़ी चेन जुड़ी हुई है यानी 2 कार्बन वाली जुड़ी हुई है चेन, तो अब ये वाली सिलेक्ट होगी। इसी तरीके से अगर फर्ज करो ये वाला इथाइल इस साइड में जुड़ा होता है तो फिर आप ये वाली चेन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये आप लोगों ने देखनी है ये चीज़ के 3 कार्बन। अच्छा, इस तरीके से बात का ये होता है कि वो पेपर में दे देते हैं आपको, ये वाला कंपाउंड दे देता है इस तरीके से 1 2 3 4 5, 3 4 5 6 और 7, इसी तरीके से 1 2 3 कार्बन के ऊपर 4 5 6 और 7, दोनों साइडों पे 7 कार्बन है। लेकिन इस साइड पे अगर मैं लगा दूं C4H10 तो इसका क्या मतलब है कि अब ये वाली चेन बड़ी हो जाएगी। फिर इसको अगर हम खोल के लिखें तो बच्चे फिर वही चीज है, वो ये वाली सिलेक्ट कर देते हैं। हालांकि अब ये वाली चेन बड़ी बन गई है क्योंकि जब हम इसको खोल के लिखते हैं 3 कार्बन 4 5 6 और 7, तो 3 4, अच्छा इस जो 4 कार्बन के ऊपर जब हम इसे खोल करके लिखते हैं तो CH2 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 और CH3, तो ये वाली चेन बड़ी बन जाती है। 4 5 6 7, ये वाली चेन अब बड़ी बन चुकी है। तो आपने फिर ये वाली चेन सेलेक्ट करनी है। जैसे C4H10 को डायरेक्ट लिख देते हैं, आपने इसे खोल के लिखना है, इस तरह कन्वर्ट करना, फिर ये इसको लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना। तो ये तो था। नाउ नंबर द मेन चेन स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द सब्स्टिट्यूएंट, यानी अब नंबरिंग आपने उधर से शुरू करनी है जिसके पास कोई करीब से जुड़ा हुआ। फर्ज करें इसमें तो डायरेक्ट नंबरिंग इधर से शुरू हो जाएगी, अब इसमें नंबरिंग किधर से शुरू होगी, इसमें सब्स्टिट्यूएंट किधर जुड़ा है। अगर इस साइड से मूव करते हैं तो थर्ड कार्बन के ऊपर चीज जुड़ी हुई है, और अगर इस साइड से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 तो हमारे पास 5 पे जाएगी, तो इस नंबरिंग इस तरह शुरू होगी 1 2 3। अब इस साइड से आते हैं तो इस साइड से शुरू करो तब भी 4 पे थर्ड पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, उस साइड पे से आओ तब भी थर्ड पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो इसमें किसी भी साइड से नंबरिंग शुरू हो सकती है। और अब इस साइड से तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, थर्ड पे एक ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा है थर्ड पे, इस साइड से मूव करते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 पे जुड़ा है, तो हमने फिर इस साइड से नंबरिंग करनी है 1 2 3। अब इसमें नंबरिंग किधर से शुरू होगी, फर्ज करो 1 2 3, तो थर्ड पे एक चेन जुड़ी हुई है, इस साइड से 1 2 3 4 पे जुड़ी हुई है, तो नंबरिंग किधर से शुरू होगी 1 2 3। इसी तरीके से अब इधर आते हैं तो 1 2 3 थर्ड पे जुड़ी हुई है, इस साइड से मूव करते हैं तो ये तो यही कंपाउंड है जो मैंने बनाया है, इसको मैंने खोल के लिखा, तो नंबरिंग इधर से शुरू होगी 1 2 3। तो उसके बाद आगे आ जाती है, ये तो नंबरिंग थी। अब 1 मेन ब्रांच, नॉट मेन चेन, 3 ब्रांचेस, और इसी तरीके से 1 2 सेकंड पे कार्बन इनकरेक्ट। अब इधर एक कंपाउंड बनने में मैं वो भी ड्रा कर देता हूँ जो बुक में, ताकि बुक से भी आपको समझ आ जाए, बुक वाले में मैं ड्रा कर देता हूँ। तो सारों से पहले हमने एक चेन, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है, उसके बाद हमने नंबरिंग उधर से देनी होती है जिसके करीब कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो। अब एक कंपाउंड जुड़ा है 1 2 3 4 5 6 कार्बन जुड़ी हुई है, 3 4 5 6 और 4 के ऊपर एक कार्बन और एक कार्बन। अब जो नंबरिंग होगी वो हम इस तरह भी शुरू कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और इस साइड इस तरह भी शुरू कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। लेकिन जब हम इसके 2 तरीके हैं, मैं दोबारा इधर ड्रा कर लेता हूँ 3 3 1 2 3 4 5 6, और थर्ड के ऊपर फिर 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5। इस साइड से मूव करो तो 5 बनते हैं। अब ये तो पता है कि लॉन्गेस्ट चेन तो यही है 1 2 3
4 5 6। एक तो तरीका ये है कि ये लॉन्गेस्ट चेन है, दूसरा तरीका ये है कि लॉन्गेस्ट चेन ये वाली सिलेक्ट की जाए। अब दोनों देख लेते हैं। जब इधर से मूव करते हैं तो थर्ड पे एक कंपाउंड आ रहा है थर्ड के ऊपर, और जब इधर से मूव करते हैं 1 2 3 4 5 6 तो थर्ड पे कंपाउंड आ रहा है। और दोबारा देख लेते हैं, इसी कंपाउंड को दोबारा लिखते हैं, 6 कार्बन है, और जब हम इस तरह मूव करते हैं 1 2 3 4 तो 4 के ऊपर कंपाउंड आ रहा है। तो हमने ये कहा था नंबरिंग उधर से शुरू करनी है जिसके करीब कोई आ रहा हो। तो इन दोनों में से देखा जाए तो ये वाला ठीक है, ये वाला गलत है। अब अगर लॉन्गेस्ट चेन ये वाली सिलेक्ट की जाए, और लॉन्गेस्ट चेन ये भी बन रही थी क्योंकि 1 2 3 ये भी आ रहा है 1 2, ये दोबारा कंपाउंड में ये बार बार लिखना है कि ये वाला गलत होगा, ये वाला ठीक होगा। अब इन दोनों में से बात की जाए तो नंबरिंग लॉन्गेस्ट चेन तो ये भी बन रही है 1 2 3 4 5 6 क्योंकि ये भी 6 कार्बन है। अब दोबारा इसी को लिख लेते हैं। अगर उधर से शुरू करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 इधर से शुरू करते हैं तो 4 के ऊपर आ रहा है कंपाउंड, 4 के ऊपर यानी ब्रांच चेन जुड़ी है 4 के ऊपर, और इधर से शुरू करते हैं 1 2 3 तो थर्ड के ऊपर जुड़ी हुई है। अब ये इन दोनों में से ये ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सी चेन सेलेक्ट होगी तो वो देख लेते हैं कि इसमें देखा जाए तो थर्ड के ऊपर ब्रांच चेन आ रही है, इसके ऊपर देखा जाए तो फिर भी थर्ड के ऊपर आ रही है। तो ये दोनों ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं और ये भी हम कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी थर्ड के ऊपर एक थाइल ग्रुप जुड़ेगा, इसमें भी थर्ड के ऊपर एक थाइल ग्रुप, दोनों का नाम एक ही बनेगा। यानी आप देखा कि एक स्ट्रक्चर है, दोनों इनमें से ठीक है। तो ये चीज एक बतानी थी। अब व्हेन टू आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट इक्वल डिस्टेंस, जब दो सब्स्टिट्यूएंट्स present at equal distance from either end, दोनों एंड से, number the chain starting with end which give their minimum number। यानी जब दो आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हों, इक्वल सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जैसे कि ये इथाइल हो गया तो इस साइड पे भी तीसरे पे जोड़ा है। जैसे कि उसने ये एग्जांपल दी है कि अगर when the two identical substituents are present at equal distance from either end, यानी दोनों साइड से मूव करते हैं 1 2 3 4, जैसे कि ये आ गया 3 और 4। अब ये इधर से नंबरिंग शुरू करते हैं तब भी थर्ड पे आ रहा है, उधर से शुरू करते हैं तो 1 2 3 तब भी थर्ड पे आ रहा है मिथाइल ग्रुप। तो नंबर द चेन, आपने नंबरिंग को साइड से शुरू करनी है विद एंड व्हिच गिव देयर मिनिमम सम, जिससे उसका सम जो है वो मिनिमम है। वही बात अब वो जिस तरह की ये वाली बात होगी, इधर से शुरू करो तो तब भी थर्ड के ऊपर मिथाइल ग्रुप आ रहा है, उधर से शुरू करो 1 2 3 तब भी उसका थर्ड के ऊपर मिथाइल ग्रुप आ रहा है, यानी दोनों का। तो वो क्या कह रहा है कि उधर उस साइड से आपने शुरू करनी है जिससे उनका सम मिनिमम है। सिंस द नंबर ऑफ द सम ऑफ नंबर is 2 plus 3 plus 5 is less than 2 plus 4 plus 5, the correct numbering start from the right। वन ब्रांच चेन यानी उन्होंने बात बताई है। उसके बाद द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेटेड बाय द नंबर, इसमें से अब उन्होंने बताई भी है, यानी ये इनकरेक्ट है। चलो इसको समझाने के लिए मैं आपको ये बुक वाला कंपाउंड मेंशन करता हूँ। बुक वाला आप ये देखें, बुक में ये जो कंपाउंड बना हुआ है उन्होंने कहा हुआ है कि ये दो, इसके साथ भी 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, उसके बाद इसके साथ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, यानी ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब उन्होंने कहा है कि ये जो है ये इनकरेक्ट है। करेक्ट, चलो बुक वाला रिजेक्ट ही बना देते हैं, ये जो आपको समझ तब आएगी। 1 2 3 1 2 3 4 और 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और ये बनाई जाए 1 2 3 4 2 3 1
तो वो कह रहे हैं कि ये वाला जो है ये इनकरेक्ट है। वही चीज मैंने आपको लोगों को पहले बताई थी कि इनकरेक्ट बन रही है ये वाली 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से जब नंबरिंग शुरू की जाए तो 1 2 3 4 के पास आ रहा है, तो सारी बात है ये गलत होगा। इसी को अगर हम दोबारा लिखें 1 2 3 इस साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे हम, ये वाला इनकरेक्ट है क्योंकि 4 के ऊपर इसकी ब्रांच आ रही है। और वो क्या इसमें उसने कहा है कि ये मिनिमम आपने अगर इस साइड पे से शुरू की 1 2 3 तो थर्ड पे थाइल ग्रुप आ रहा है, उस साइड पे शुरू की तो 4 पे थाइल ग्रुप, तो जिसमें 4 पे आ रहा है थाइल ग्रुप वो गलत होगा, जिसमें थर्ड पे आ रहा है थाइल ग्रुप वो ठीक होगा। यानी नंबरिंग आपने इधर से शुरू की 1 2 3 इस तरह आपने करनी है 1 2 3 4 5 6 यानी थर्ड पे तक थाइल ग्रुप है। तो ये उसने कहा है। अब अगर इसकी करनी होगी नंबरिंग तो हम किस तरह करेंगे कि अब देख लेते हैं इसकी। तो नेमिंग किधर शुरू करना है, सारों से पहले आपने लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब ये देखें इस साइड से अगर इसी को कंपाउंड को मैं दोबारा लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। इसी अब ये वाला कंपाउंड तो आप लोगों को समझ आ गया कि ये वाला रॉन्ग है और ये वाला ठीक है। अब ये वाला जो कंपाउंड है इसको हम दोबारा बनाते हैं। पहला तरीका तो ये 1 2 3 4 5 6 कि ये लॉन्गेस्ट चेंजेस सेलेक्ट होगी 3 4 5 1 2 3 4 5 6। अब इस साइड से शुरू की जाए तो 4 कार्बन के ऊपर इधर 2 कार्बन है। अब देखा जाए तो 3 4 5 6 ये भी चेन सेलेक्ट हो सकते हैं क्योंकि ये भी लॉन्गेस्ट चेन है, 6 कार्बन आ रहे हैं। दूसरा तरीका 3 4 5 4 5 6 5 6। अब ये देखें इस कंपाउंड के हम एक ही कंपाउंड है उसको हम किस तरीके कितने मुख्तलिफ तरीकों से लिख सकते हैं। अब ये भी इसको हम इस तरीके से करें तो फिर भी 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो जाती है 1 2 3 4 5 6। इसको दोबारा लिखते हैं इसी कंपाउंड को कि लॉन्गेस्ट चेन को के बाद हमने क्या करना होता है। अब इस तरीके से हम इधर चले जाएं फिर भी ये लॉन्गेस्ट चेन है। पहला रूल तो यानी सारों में बराबर हो रहा है, यानी 4 लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होगी 1 2 3 4 5 6। तो फिर क्या होगा, अब नंबरिंग जब शुरू की जाती है तो इनमें से कौन सा कंपाउंड ठीक होगा, यानी किसकी नंबरिंग ठीक होगी। तो सारे से करेक्ट तरीका क्या है, पहले आप देख लेते हैं कि इसके ऊपर 2 के ऊपर 2 चेन आ रही हैं, 2 2 डाइमिथाइल ये बन रहे हैं। 2 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 यानी 2 2 डाइमिथाइल, यानी 2 के ऊपर 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, 3 के ऊपर एक इथाइल जुड़ा हुआ है और ये क्या है हेक्सेन। अब ये देख लेते हैं इधर से की जाए तो 1 2 3 4 5 6 तो 4 पे ऊपर जाके आ रहा है, 4 के ऊपर एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा है 4 आइसोप्रोपाइल हेक्सेन। तो इन दोनों में से देखा जाए तो ये तो कट गया, ये तो गलत हो गया क्योंकि ये 4 के पास आ रहा है और इसी कंपाउंड का एक और तरीके से भी हम लिख सकते हैं। नंबरिंग हम इधर से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 यानी कंपाउंड एक ही और उसके लॉन्गेस्ट चेन में कितने मसले पैदा हो रहे हैं, यानी लॉन्गेस्ट चेन हम अगर सेलेक्ट कर लीजिए अब नंबरिंग इधर से भी शुरू हो सकती है 1 2 3 4 5 6। जैसे कि ये कंपाउंड है ये तो गलत हो गया क्योंकि 4 के ऊपर जाके आ रहा है और ये तो सेकंड पे ही आ गया तो ये वो तो गलत। अब इस पे दोबारा करते हैं, इन दोनों में से जो था वो ये वाला ठीक था क्योंकि ये वाला ठीक बन रहा था आइसोप्रोपाइल। 3 के ऊपर आइसोप्रोपाइल है, 3 के ऊपर आइसोप्रोपाइल और ये क्या है हेक्सेन, ये भी गलत क्योंकि ये थर्ड से शुरू हो रहा है वो 4 आइसोप्रोपाइल है, वो भी गलत, ये भी गलत क्योंकि ये सेकंड से ही 2 ब्रांचेस जा रही हैं। तो हमने वो देखनी है जिसके करीब ज्यादा ब्रांचेस हों। अब पीछे ऑप्शन आएगा ये अब इनका भी देख लेते हैं। अगर हम स्टार्ट करें इधर से 1 2 3 4 5 6 तो
तब क्या आता है, अगर हम इधर से शुरू करें 1 2 3 4 5 6, तो 4 के ऊपर आइसोप्रोपाइल, तो ये अब मैं मिटा देता हूँ, ये 4 ये वाला तो गलत हो गया, ताकि जो गलत हो गया वो हम इरेज करते जाएं, ये भी गलत हो गया, ये भी मिटा देते हैं। अभी तक ये वाला ठीक जा रहा है। अब इसको देखते हैं, 4 के ऊपर इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और 5 के ऊपर डाइमिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और ये हेक्सेन है। अब देखा जाए तो ये तो सेकंड से शुरू हो रहे हैं और वो तो 4 जाके 4 के ऊपर शुरू हो रहा है, तो ये भी गलत है। अब इसका दोबारा इसी कंपाउंड को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये एक ही कंपाउंड हमने से कितनी बार लिखा है, ये 4 कार्बन इधर जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन इधर जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बहुत चुन कर ये कंपाउंड दिया है, बहुत अजीब सा कंपाउंड है, इसमें एक ही कंपाउंड है और बार बार हम उसी डिस्कस करते जा रहे हैं, इससे चलो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। अब ये इसी कंपाउंड को मैं दोबारा इस साइड से शुरू कर देता हूँ, क्योंकि ये वाला नंबरिंग आप इसी की इधर से शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम देखते हैं क्या बनता है। 2 के ऊपर डाइमिथाइल है, 2 डाइमिथाइल, 3 के ऊपर इथाइल है और हेक्सेन बन रहे हैं, यानी इन दोनों का नाम सेम बन रहा है, ये और ये दोनों करेक्ट हैं। 2 2 डाइमिथाइल, 3 इथाइल हेक्सेन। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये हो रहा है। अच्छा, अब देख लेते हैं इस कंपाउंड को, देख लेते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा बेहतर, फिलहाल तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये वाला सही बन है, लेकिन इन दोनों में से जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होगी वो, ये दोनों कंपाउंड के नाम तो एक बन है, क्योंकि ये अगर हम इधर से शुरू करते हैं तो 2, लेकिन अब ये देखें ये जिग जैग में जा रही है और ये डायरेक्ट चेन में जा रही है। 1 अगर हम इधर से शुरू कर दें, इस इधर 1 ना लिखें, इधर से शुरू कर दें, तो वो वाला जैसे कि हमने इधर किया, तो ये वाला ज्यादा बेहतर जा रहा है, क्योंकि 2 लाइन में सिर्फ आ रही है, इधर पहले वो कार्बन इधर मुड़ा है, फिर इधर मुड़ा है, फिर इधर मुड़ा है, यानी जिग जैग बन रही है। तो जिग जैग से ज्यादा प्रेफरेंस हम इसे देंगे, तो ये भी कट जाएगा, असल करेक्ट ये वाला हो जाएगा। होप कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन चलो एक ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ये 4 जरी बात है, ये जा रहा है, फिर 1 2, वही ये और ये एक ही चीज है। अगर हम इसको देखें तो 2 के ऊपर डाइथाइल और 3 के ऊपर मिथाइल, 1 2 3 4 5 6, 2 के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसका ये और ये एक ही चीज बन रही है तकरीबन। अब हम आगे कंपाउंड शुरू करते हैं, तो अंदर बैठ गए तो खत्म ही नहीं होगा। ये कंपाउंड आईयूपैक हम फिलहाल पढ़ रहे थे, आईयूपैक नेमिंग, तो नेम द अल्काइल ग्रुप्स। अब आगे आ जाते हैं कि 3 इथाइल, अब एक कंपाउंड बना हुआ है 2 इथाइल 2 3 5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। अब ये भी कंपाउंड इधर बना लेते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रही होगी, आईयूपैक नेमिंग हम पढ़ रहे हैं। तो अब ये देख लेते हैं, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, सेकंड कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप, इसके साथ C2H6 और CH3 और एक इधर CH3 C2H6। अच्छा, ये एक आपने एक चीज और से देखनी, जैसे कि मैंने आप पिछले अभी इसी वीडियो में मैंने आपको बताई थी एक बात कि इधर आ जाता है C2H5। जैसे कि फर्ज करो अगर 3 कार्बन है और 4 कार्बन है, और इधर आ जाता है C3H7 आ जाता है। मैंने ये लिख दिया था प्रोपाइल ग्रुप आ जाता है। फर्ज करो प्रोपाइल क्या होता है, C3NH2N+2 CN3H2 C3H6+2 C3H8। अब इस साइड से शुरू जाए तो क्या होगा, 4 ब्यूटेन हो जाएगा, 4 के ऊपर आ जाता है C3H7, तो जारी बात है ये ब्रांच आ जाती है। हम इधर से नेमिंग शुरू करेंगे, इस साइड से अगर की 1 2 3 4 तो ये गलत होगी, क्योंकि 3rd के ऊपर चेन मानी। इसी तरीके से 1 2 3
4, अगर C3H7 तो इस साइड से हम करें 1 2 तो ये वाला ठीक होगा क्योंकि थर्ड के ऊपर एक प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी पीछे बताते बताते कि इधर C3H अगर ना इधर प्रोपाइल के बजाय, क्योंकि ये तो प्रोपाइल है, एक हाइड्रोजन हटा हुआ है, अगर इस हाइड्रोजन के बजाय एक पूरा H8 जुड़ा हुआ हो, जैसे कि मैं दोबारा बता के आप लोगों को दिखा देता हूँ कि अगर इधर C3H7 अगर जुड़ा हुआ है 1 2 3, तो C3H7 अगर C तो 3 होगा, H7 में 2 3 4 5 6 और 7, ये H7 जुड़ा हुआ है अगर C2H6, तो अब ये लॉन्गेस्ट चेन ये वाली सिलेक्ट नहीं होगी, ये वाली सिलेक्ट हो जाएगी। इसे हमने क्योंकि खोल के लिखा है C3H7 को, जब हमने खोल के लिखा है तो ये लॉन्गेस्ट चेन ये वाली सिलेक्ट हो रही है, ये वाली कार्बन। तो ये भी आपने चीज जेन में रखनी है कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते वक्त ये आपने ख्याल रखना है कि बाज़ का वो कंपाउंड को इस तरह करके लिख देता है C3H7, C3H8 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो डायरेक्ट किस तरह जुड़ सकते हैं, वैलेंसी नहीं पूरी होगी। C3H7 इस कार्बन के साथ इस तरीके से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद ये आपने ये वाली चेन सेलेक्ट करनी है क्योंकि वो कंपाउंड को इस तरीके से बंद करके लिख देते हैं बच्चे, फिर ऊपर वाले को देख लेते हैं, लेकिन इस तरीके से आपने खोल के देखना है, खोलना है तो वो जारी बात है लॉन्ग चेन वो बन गई थी। तो ये एक चीज़ थी। अब बार एक कंपाउंड है उन्होंने लिखा हुआ है, जैसे कि ये मैंने ड्रॉ किया था ऊपर, इस उसने नेम लिखा है, ये भी मैं समझा देता हूँ, 3 इथाइल 2 3 5 टाइमथाइल, 3 इथाइल 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। और नंबरिंग आप उसने किधर से शुरू की है, अब ये देखें, अगर इधर से हम नंबरिंग शुरू करते हैं 1 2 तो सेकंड के ऊपर मिथाइल, इधर से भी 1 2 सेकंड के ऊपर मिथाइल, इधर तक तो ठीक। अब किस साइड से शुरू करें, थर्ड के ऊपर इधर कुछ नहीं है और इस साइड से शुरू करते हैं तो थर्ड के ऊपर 2 ब्रांचेस है, इसलिए नंबरिंग इधर से शुरू हुई है 1 2 3 4 5 6 नेमिंग में। तो 2 के ऊपर मिथाइल है, 3 के ऊपर भी मिथाइल है और 5 के ऊपर भी मिथाइल है, तो 2 3 5 ट्राई मिथाइल हो गया। उसके बाद कार्बन कितनी है 6, तो हेक्स अल्केन है तो इसलिए हेक्सेन। अब आगे आ जाता है 3 के ऊपर इथाइल ग्रुप। अब पहले हमने इथाइल क्यों लिखा मिथाइल क्यों नहीं लिखा, वो इस वजह से क्योंकि ई जो आता है इसमें ये देखी जाती है कि नंबरिंग अल्फाबेट। एक चीज तो आपने देखनी है, जब 2 नंबर आपस में आ जाएंगे तो दरमियान में आपने कॉमा डालना है जब 2 नंबर आ जाएंगे, और जब नंबर और जब दरमियान में आ जाए नंबर और नाम तो फिर आपने डैश डालनी है। जैसे कि ये नंबर और नाम इकट्ठा आ गया, आपने डैश डालनी है। जब 2 नंबर आ जाते हैं तो आपने कॉमा डालना है। जब इथाइल, अब ये इस साइड पे फिर नंबर और नाम इकट्ठा आ गया डैश। जब 2 नाम इकट्ठे आ जाए फिर स्पेस देनी है, इधर हमने स्पेस दी है। ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है, इधर स्पेस दी है। जब 2 नाम आ गए, 2 नंबर है तो कॉमा, और जब एक इथाइल नाम और एक नंबर आ जाए फिर आपने बीच में डैश डालनी है। अब ये तो चीज आ जाती है 2 इथाइल 3 इथाइल 2 3 5 टाइम इथाइल और हेक्सेन, ये चीज तो एक आ गई। अब के हाँ ये आपको भी समझ आ गई, ये वाला कंपाउंड इतना ही था बस। उसके बाद नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप आर रिटन बिफोर द नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन, यानी अल्काइल ग्रुप का जो नाम है, जैसे कि हेक्सेन अल्काइल ग्रुप हो गया, मिथाइल हो गया, उनको पेरेंट हाइड्रोकार्बन से पहले लिखेंगे। जैसे कि ये अल्काइल ग्रुप है, मिकी को मिथाइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, तो ये एक मिथाइल जो है वो एक अल्काइल ग्रुप है, वो पेरेंट जो हाइड्रोकार्बन है जैसे जो कि हाइड्रोहेक्सेन है उससे पहले लिखा जाएगा अल्काइल का नाम। जैसे कि ये मिथाइल, इस तरह नहीं लिखना, हेक्सेन मिथाइल इस तरह नहीं लिखना। Alphabetical order of increasing the size separated by hyphen. When 2 or more like groups are present, their number are indicated by prefix di, tri and tetra. वही बात जैसे कि मैंने आपको बताई कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह कुल हाल, जब जो नंबर आपस में इकट्ठे आते हैं उन दोनों के दरमियान कॉमा आते हैं, जो कि मैं बता चुका हूँ। तो इसी तरीके से अगर ट्राई हो तो ट्राई आ जाएगा, डाई हो 2 मिथाइल हो तो डाई आ जाएगा, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, इस तरह 5 हो तो पेंटा। If the two identical groups appear at same carbon atom, the number is separated twice, separated by commas. The longest chain of the substituent is numbered
start the longest chain number with starting the carbon tied directly to main chain. Parentheses are used to separate the numbering of substituent of the main chain. अब इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको लाइन स्ट्रक्चर बनाया था तो वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ। तो अल्केन के नेमिंग वगैरह, जैसे कि अगर कोई एक कार्बन वाली मिथेन है तो इस तरह डायरेक्ट हम उस कार्बन से नहीं शुरू होता, दो से शुरू होता है। C2H6 इथेन है तो उसका ये हम शो कर देंगे। इसी तरीके से प्रोपेन है C3H8, इधर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन 6 हो गए। तो ये इस तरह तरीके से प्रोपेन शो किया जाएगा। ब्यूटेन शो करना है तो इस तरीके से 1 2 3 4। पेंटेन शो करना है तो ये हो जाएगा पेंटेन। इसी तरीके से हेक्सेन शो करना है तो ये हो जाएगा। हेप्टेन शो करना है तो ये हो जाएगा। तो ये इससे कहा जाता है लाइन स्ट्रक्चर। और दूसरी बात में बताइए, अगर इसमें आपने किसी एक के साथ भी अगर कार्बन लगा दिया तो एक के साथ भी आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया तो वो कंपाउंड गलत हो जाएगा। उसके फिर सारों की वैलेंसी पूरी करनी पड़ जाएगी आपको। इधर भी हाइड्रोजन और वो लाइन स्ट्रक्चर भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से रेट्रो में हुआ था रिएक्शन मैकेनिज्म में कि एक बच्चे ने इस तरह किया हुआ था कि BS केमिस्ट्री जब कर रहे होते हैं तो रिएक्शन मैकेनिज्म एक 8th सेमेस्टर में आप लोगों ने कोड पढ़ना होता है केमिस्ट्री का या रेट्रोसिंथेसिस वगैरह में। उसमें एक बच्चे ने इस तरह किया हुआ था कि ये लाइन स्ट्रक्चर ने ड्रा किया। लाइन स्ट्रक्चर ड्रा करना था, उसने साथ एक पे हाइड्रोजन शो कर दिया था इस तरह। तो फिर उसका नंबर काट गए थे। तो इस तरीके से कट जाता है नंबर। तो आपने अगर लाइन स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो फिर कार्बन और हाइड्रोजन शो नहीं करनी है इसमें। तो ये तो थी अल्केन की नेमिंग। तो उसके बाद आ जाती हैं आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह आ जाती हैं। मीथेन टू ब्यूटेन आर कलरलेस, के मीथेन से जो ब्यूटेन तक होती हैं वो कलरलेस और डोरलेस गैसेज होती हैं। यानी पहले चार जो कार्बन है अल्केन के वो सारे के सारे गैस हैं और कलरलेस है, उनका कोई कलर भी नहीं है। और डोरलेस यानी उनकी कोई स्मेल भी नहीं है। वाइल पेंटेन टू हेप्टाडीकेन यानी 5 से लेकर 17 तक वो सारे के सारे लिक्विड हैं और इनका भी कलर भी नहीं है और स्मेल भी नहीं है। द हायर मेंबर्स जैसे कि फ्रॉम 18 टू ऑनवर्ड्स यानी 18 और हेप्टाडीकेन यानी ऑक्टाडीकेन जो हो गया वो सॉलिड है। विच आर कलरलेस एंड डोरलेस, वो भी सॉलिड हैं लेकिन और वैक्सी सॉलिड्स हैं। अब आगे आ जाता है अल्केन्स आर नॉन पोलर। अल्केन नॉन पोलर होती है और वीकली पोलर, इनसॉल्युबल इन पोलर एंड इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर लाइक। अच्छा, ये क्या चीज़ बात देखिए, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो अल्केन्स होती हैं ये नॉन पोलर होती हैं और ये नॉन पोलर। और ये बात भी आपको पता है कि पोलर जो होती है वो पोलर के अंदर डिजॉल्व होती है और नॉन पोलर की पोलैरिटी क्रिएट किस तरह होती है। ये अब आ जाता है कार्बन हाइड्रोजन ये होता है नॉन पोलर, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की करीब करीब है, तो इसलिए इनके साथ पोलैरिटी क्रिएट नहीं होती, तो ये नॉन पोलर होते हैं। अब इसी कार्बन के साथ मैं क्लोरीन लगा दूं तो इधर पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है। क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस हाइड्रोजन के ऊपर भी खास तौर पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, जैसे रशकसी होती है। ये क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। पोलैरिटी से कहा जाता है, जैसे पोलर फुटबॉल में एक साइड पे पोल, एक साइड पे पोल, एक क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, एक साइड पे पोल बन जाएगा, एक साइड पे क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो गेन कर रहा होगा। जैसे कि हमने पढ़ा था कैटाइन और एनाइन, जैसे कि लिथियम की बात की जाए, आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के आखिरी शेल में उसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ये इससे दे देता है क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और लिथियम क्लोराइड बैटरीज वगैरह में इस्तेमाल होती है। इधर तो फुल चार्ज आ गया क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, और वो उन्हें कहा जाता है एयोनिक कंपाउंड, क्योंकि उसने पूरे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। ये इसमें पूरा इलेक्ट्रॉन तो नहीं डोनेट हुआ, इसमें तो शेयरिंग हुई हुई है। कार्बन और हाइड्रोजन की बात की जाए और ये कोवैलेंट बॉन्डिंग हुई हुई है, तो ये क्या होगा, शेयरिंग है। कार्बन क्लोराइड की बात की जाए तो इसमें भी शेयरिंग है। ये कार्बन का अगर बनाया जाए और ये फिर क्लोरीन है, इसमें भी शेयरिंग होगी। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा होगा, अपनी तरफ खींच रहा होगा। +17 न्यूक्लियस के अंदर +17 का चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज +17 का।
वो +17 अपनी तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, बात है। लेकिन इधर क्योंकि उसने सोडियम क्लोराइड की केस में तो नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है, इधर क्योंकि गेन नहीं किया, इधर शेयरिंग हुई है, इसलिए माइनस का चार्ज नहीं आता है, पार्शियल नेगेटिव का चार्ज आता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा इसने इलेक्ट्रॉन नहीं दिया। अच्छा, बार ना ही कार्बन ने पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, उसने सिर्फ शेयर किया। अब इधर से हाइड्रोजन आ रहा होगा, तो ये भी इसके ऊपर डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि क्लोरीन इस साइड में मौजूद है, इस साइड में भी क्लोरीन जुड़ा है, वो अपनी तरफ खींच रहा है, इस साइड में भी क्लोरीन इधर से भी खींच रहा है, सारी बात है। कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है, क्लोरीन हर साइड से खींच रहा है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज आता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये नॉन पोलर होता है, और आप लोगों को पता है कि वाटर जो होता है ये पोलर होता है, क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहा जाता है कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ या फ्लोरीन के साथ, जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उनके साथ बॉन्ड बने तो इन्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिविटी की वजह से ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये इसके अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि ये रूल है कि पोलर डिजॉल्व इन पोलर, यानी पोलर के अंदर डिजॉल्व होगा, पोलर नॉन पोलर के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा, तो ये इसके अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता ये भी नॉन पोलर है, और ये भी अब ये तो अब पोलर हो चुका है, क्योंकि पोलैरिटी क्रिएट हो चुकी है। लेकिन बार जहाँ तक बात है इसकी, तो ये मैं कह रहा था कि ये इसके अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता ये इसके अंदर डिजॉल्व हो सकता है, जो कि बेंजीन है, जैसे कि ईथर वगैरह हो गया, बेंजीन वगैरह होगी, तो इनके अंदर ये बेंजीन वगैरह के साथ डिजॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि ये भी कार्बन हाइड्रोजन है, ये भी कार्बन हाइड्रोजन है। तो अल्केन वगैरह जो होते हैं वो पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, लेकिन बेंजीन के साथ, ईथर के साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, अगर इधर भी क्लोरीन वगैरह लगा दें, एक क्लोरीन, अच्छा इधर भी लगा दें, यानी चलो इधर तो ये समझने के लिए पड़ा है, यानी इधर भी क्लोरीन हो, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन हो, हर साइड पे क्लोरीन, तो इसके साथ ये डिजॉल्व हो सकता है। नॉन पोलर इसके साथ डिजॉल्व हो सकता है, क्योंकि नॉन पोलर के साथ डिजॉल्व होते हैं, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, और ये जो था क्योंकि वाटर पोलर था तो पोलर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता, क्योंकि ये रूल है। मिसाल में नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, और कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह हो गया। तो दूसरी चीज ये कि इधर से अगर हम OH को लेकर आए, कोई भी OH कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल के ऊपर या बेस, जिसके ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वो अगर इसे हाइड्रोजन को निकालना चाहे तो इस तरह नहीं होगा, यानी वो हाइड्रोजन को निकाल ले और हाइड्रोजन को लीव कर दे, इस तरह नहीं होगा। लेकिन जब हमने क्लोरीन साथ जोड़ दिए हैं तो हाइड्रोजन के ऊपर पोलैरिटी क्रिएट हो चुकी है, तो अब हम अगर OH इसके ऊपर जाकर टैग करवाएं तो फिर इस तरह हो सकता है कि हाइड्रोजन को ये निकाल ले। जैसे कि मैं दोबारा एक बार आप लोगों को समझा देता हूँ ये बात। अब OH आया और इसने इधर अटैक किया, तो इस तरह नहीं होगा कि ये कार्बोकैट आयन बन जाए और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए प्लस वाटर बन जाए। इसी तरीके से इस साइड पे इस तरह बट हो सकता है कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाए और वाटर इधर आ जाए, और ये हाइड्रोजन को लीव कर जाएगा और कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, या कार्बोकैटाइन बन जाता है या कार्बेनाइन। हाइड्रोजन जब भी जाता है वो इलेक्ट्रॉन दे कर जाता है, तो इसलिए हो सकता है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव का भी बाज का कार्बेनाइन भी बन सकता है, यानी इसके ऊपर बार ये आइन बन जाएगा, कोई भी बाज का कार्बेनाइन बन जाता है, बाज का कार्बोकैटाइन बन जाता है, क्योंकि बाज एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन होता है जब भी वो जाते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन दे कर जाता है, वो अपने साथ लेकर नहीं जाता। ये इधर से ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर के थ्रू इधर अटैक करता है और ये अपने साथ मिला लेता है ऑक्सीजन को, या हम इसी तरीके से कार्बोकैटाइन बाज का बन जाते हैं, बाज का कार्बोकैन नहीं बन जाता है, लेकिन आयन इस तरीके से हाइड्रोजन अगर क्लोरीन लगा दी जाए तो ये रिप्लेस हो सकता है हाइड्रोजन, लेकिन जब इसके साथ होता है तो फिर रिप्लेस नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये बात थी। अब आगे आ जाता है कि द बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो कि मेल्टिंग पॉइंट हो गया
या बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन आइटम। जरी बात है जैसे जैसे कार्बन का तादाद बढ़ती जाएगी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की तादाद वगैरह बढ़ जाती है, क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। क्योंकि मेल्टिंग क्या होती है, जब हम हीट एनर्जी देते हैं तो टेम्परेचर पे आते हैं तो वो मेल्ट कर जाता है, बॉन्ड आपस में टूट जाते हैं। जब जैसे कि आइस होती है उसे हीट एनर्जी मिलती है तो वो मेल्ट कर जाती है, और बॉन्ड जो सॉलिड के होते हैं वो टूट के लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें भी सारी बात है, कार्बन ज़्यादा होंगे तो हीट एनर्जी, बॉन्ड ज़्यादा तोड़ने पड़ेंगे तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन मास, सारी बात है सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि अगर छोटा कंपाउंड होगा, एक छोटा अगर नमक का टुकड़ा है या छोटा चीनी है तो वो जल्दी डिजॉल्व हो जाएगी। उसकी बनस्बत अगर हमने ज़्यादा नमक, कोई बड़ा नमक डिजॉल्व करना है तो हमें ज़्यादा वाटर चाहिए होगा, हमें ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये बात है कि जो जैसे मैथ बढ़ता जाता है तो सॉल्युबिलिटी वगैरह कम हो जाती है, क्योंकि जरी बात है सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है मैथ के बढ़ने से। द बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीजेज 20 to 30 डिग्री फॉर ईच एडिशन ऑफ CH2 ग्रुप, यानी वो कह रहे हैं कि 20 से 30 डिग्री तक मेल्टिंग पॉइंट ये जो है बॉइलिंग पॉइंट है ये बढ़ जाते हैं जब एक CH2 ऐड हो जाए। और एक CH2 हमने जो हम लोगों सीरीज में पढ़ा था, ये कंपाउंड डिफर करते हैं, जैसे कि एक प्रोपेन है तो अगला ब्यूटेन है, तो इन दोनों का आपस में हम लोगों सीरीज कहा जाता है, क्योंकि एक प्रोपेन के अंदर एक CH2 है, CH3 CH2 CH3, और एक ब्यूटेन के अंदर CH3 CH2 CH2 CH3, एक CH2 का इजाफा हो गया। वो कह रहे हैं कि इन्हें हम लोगों सीरीज भी कहा जाता है, क्योंकि एक CH2 का जिसमें डिफरेंस आ रहा है। बहरहाल एक बात इसने की है कि जैसे जैसे मैथ बढ़ता जा रहा है, अब इसमें मैथ क्योंकि बढ़ है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, सारी बात है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि अब मैथ बढ़ है ना, मैथ बढ़ है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी जो होगी सॉल्युबिलिटी वो कम होगी। तो द बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। हाउएवर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन हैविंग ब्रांच चेन आर लोअर देन देयर आइसोमेरिक नॉर्मल चेन। फॉर एग्जांपल ब्रांच चेन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, नॉर्मल ब्यूटेन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोब्यूटेन। वो कह रहे हैं कि जो नॉर्मल होगी ब्यूटेन, फर्ज करो एक नॉर्मल एलिमेंट है, ये नॉर्मल ब्यूटेन है, और एक है आइसोब्यूटेन, इधर आ जाती है तो आइसोब्यूटेन। वो कहता है कि ये जो है नॉर्मल ब्यूटेन, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा जो ब्रांच चेन से है, हायर बॉइलिंग पॉइंट 55 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात की जाए तो वो ज़्यादा होगा, इसकी -10 होगी आइसोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट आइसोब्यूटेन से। यानी नॉर्मल जो चेन अल्केन होगी उसका अपनी ही ब्रांच चेन अल्केन से, यानी एक नॉर्मल ब्यूटेन है, दूसरा भी ब्यूटेन ही है आइसोब्यूटेन, यानी कार्बन भी उतने हैं, हाइड्रोजन भी उतने हैं, इधर भी जितने हाइड्रोजन है उतने हाइड्रोजन इतने हैं। लेकिन क्या होगा कि जो नॉर्मल होगा उससे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, क्योंकि वो स्टेबल होता है, उससे बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा। और बनिस्बत दूसरे की जो ब्रांच चेन होगा उसका क्या होगा कि हमें एनर्जी बॉइलिंग पॉइंट उसका जो होगा वो कम होगा। तो ये भी चीज़ एक है। आगे आ जाता है स्ट्रक्चर। अल्केन्स आर सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्राइज ऑफ ओनली sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड हाइड्रोजन। अल्केन सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड CnH2n+2 रिलेशनशिप द एंड आल्सो डिफाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन दैट कैन प्रेजेंट फॉर अ गिवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। स्ट्रक्चर ऑफ सिंपलेस्ट अल्केन आर शोन इन फिगर 1 से लेकर एटम नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेज देन आइसोमेरिक आर पॉसिबल, आइसोमेरिक स्ट्रक्चर आर पॉसिबल। वही चीज जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि उन्होंने बताई है कि जो अल्केन होता है उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ये अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CN, यानी कि जितने भी कार्बन होंगे इससे पता चल जाता है कि कितने हाइड्रोजन साथ जुड़े हुए होंगे, CnH2n+2। और दूसरी बात वो कहता है कि पहले जो 4 कार्बन है, जैसे कि एक कार्बन ये होगा CH4, इसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, दूसरा कार्बन होगा C2H, उसका ये वाला स्ट्रक्चर होगा CH2 CH3। इसी तरीके से एक दरम्यान में CH2 और आ जाएगा तो एक CH2 सारी बात इधर ऐड हो जाएगा तो CH3 CH2 CH3, यानी इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रा किया जाए H इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है, इस साइड पे H, इस साइड पे H, इस साइड पे इस तरीके से जुड़ा हुआ होगा। तो ये प्रोपेन का इसी तरीके से आगे ब्यूटेन हेक्सेन सारों का इस तरीके से। आइसोमेरिक अल्केन्स, आइसोमेरिक अल्केन्स वो क्या कहते हैं कि इसी तरीके से अगर आइसोमेरिक अल्केन ड्रा की जाए, यानी आइसोमर्स बेसिकली बनाया जाए। आइसोमर्स जैसे कि हमने पढ़े थे
जैसे कि मैं दोबारा बता देता हूँ, ये वही चीज़ है बेसिकली। आप लोगों को पता है कि 9 की जितनी भी चीज़ें होती है वो 11 में, और 10 की जितनी भी चीज़ें वो सारी की सारी 12 में। तो ये चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हो 10 में भी, यही 10 की केमिस्ट्री में भी यही है। अब अगर हम ब्यूटेन ड्रा करें तो 4 कार्बन होते हैं, पहले कार्बन में 3 हाइड्रोजन, दूसरे में। अब ये होता है ब्यूटेन, इसी का हम आइसोमर ड्रा करें तो क्या होगा, ये CH3 इधर आके जुड़ जाएगी, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो इसका ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी तरीके से बाकी इधर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इधर भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। इसी तरीके से पेंटेन की बात की जाए तो 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन इधर जुड़े हुए हैं। और फिर एक होगा आइसोपेंटेन, उसमें क्या होगा, 1 कार्बन इधर आके जुड़ जाएगा, यानी 1 कार्बन इधर आके जुड़ जाएगा, इसे कहा जाता है आइसोपेंटेन। न्यू पेंटेन होगा तो 1 कार्बन ऊपर आके जुड़ जाएगा। बाकी हर जगह पे जो चीजें रह गई वो सारी की सारी अंडरस्टूड है कि इधर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये भी अंडरस्टूड है इधर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, क्योंकि वैलेंसी चार्ज उनका भी, बाकियों का भी ये हिसाब है। ये आइसोमेरिक एल्केन्स कहा जाता है, जो कि आइसोमर से निकले, जिनका कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर सेम होता है, लेकिन उनकी अरेंजमेंट मुख्तलिफ होती है, स्ट्रक्चर उनका मुख्तलिफ होता है। जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन सारों में सेम है, लेकिन क्या इनकी स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, इनकी अरेंजमेंट, कार्बन की आपस में स्पेस में अरेंजमेंट इनकी मुख्तलिफ है, इन्हें आइसोमरिज्म कहा जाता है। फिर अब कुछ फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म होते हैं, फिर कुछ चेन आइसोमरिज्म। बर इधर आइसोमेरिक एल्केन्स की बात है तो फिलहाल इधर तक ही रहते हैं, तो वो बाकी बाद में आ जाएगी। तो ये बाकी इधर हाइड्रोजन साथ जुड़े हुए हैं, तो ये इसका भी बाकी हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये आइसोपेंटेन हो गया, और ये नियोपेंटेन हो गया, इन्हें आइसोमेरिक पेंटेन कहा जाता है। और हमने पीछे ये बात पढ़ी कि जो नॉर्मल पेंटेन होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो अपने ब्रांच से ज़्यादा होता है। तो यही उन्होंने लिखा है कि अब उन्होंने कंपैरिजन किया है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला 1 से लेकर 3 तक कैन लीड टू सिंगल यूनिक स्ट्रक्चर। However, there are 2 possible isomers. It is important to be recognized because they have different, इनके केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। जैसे कि इसकी ब्यूटेन और ब्यूटेन की वो कहता है कि फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। The constitutional isomers of C4H10 are shown in figure। 3 कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर पेंटेन के बनते हैं, जैसे कि हमने ये बनाया पेंटेन, आइसोपेंटेन, न्यू पेंटेन। उसके बाद उन्होंने अब कंपैरिजन किया है अल्केन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो -139 है, यानी वैसे 139 कम होता है और 161 बड़ा होता है, लेकिन साथ माइनस लगा हुआ है तो -139 जो होता है वो बड़ा होता है। यानी मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मल ब्यूटेन का मेल्टिंग पॉइंट, मैं वैसे इधर ले देता हूँ कि इसका मेल्टिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है, ब्यूटेन इसका। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट 0.4, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज़्यादा है, नॉर्मल वाले का बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। उसके बाद जो हीट एंथैल्पी, हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ कंबशन जो है वो भी इसकी है 125, 287 वगैरह। इसी तरीके से अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात की जाए तो 125 है किलो, -125, और इसकी है 135, यानी ये भी हीट ऑफ फॉर्मेशन भी इसी की ज़्यादा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन भी इसी नॉर्मल ब्यूटेन की ज़्यादा है। अगर बात की जाए हीट ऑफ कंबशन की तो -2877, तो और कंबशन -2868। हीट ऑफ कंबशन जो है वो आइसोब्यूटेन की तरफ ज़्यादा है, हीट ऑफ कंबशन, और वो भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। बाकी जितनी भी चीज़ें वो नॉर्मल की ज़्यादा है, और लेकिन हीट ऑफ कंबशन जो है वो आइसो की ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं, थोड़ा सा फर्क है। उसके बाद आगे आ जाते हैं बात रिलेटिव स्टेबिलिटी की, कि ब्रांच अल्केन्स आर मोर स्टेबल देन लीनियर अल्केन्स, के जो ब्रांच अल्केन होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं लीनियर अल्केन से। यानी स्टेबिलिटी जो ज़्यादा है वो ब्रांच वालों की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और आप लोगों को पता है ये बात कि स्टेबिलिटी जो होती है वो रिएक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, रिएक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी। यानी कोई चीज़ स्टेबल है तो उसे रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती, वो स्टेबल है वो रिएक्शन क्या करेगी, और जो अनस्टेबल होता है वो
मोस्ट रिएक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है, इसकी वो रिएक्शन करता है ताकि मैं स्टेबल हो जाऊँ, स्टेबल होने के लिए वो रिएक्शन करता है। तो रिएक्टिविटी जिसकी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। जो अनस्टेबल होगा, जो चीज़ स्टेबल है, वो फिर उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो चीज़ स्टेबल है वो अनरिएक्टिव होगी, वो रिएक्शन नहीं करेगी, रिएक्टिविटी उसकी कम होगी। तो वो कहता है कि ब्रांच अल्केन्स आर मोर स्टेबल देन लीनियर अल्केन्स, यानी वो कहता है कि ब्रांच अल्केन जो है, यानी 2-मिथाइल प्रोपेन जो है, ये ब्रांच है, और ब्रांच जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसका मतलब है ये ज़्यादा स्टेबल है, ये इसका मतलब है रिएक्टिव कम है। रिएक्शन अगर करना होगा तो इसका ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर मैं कहूँ इन दोनों का डिफरेंस लिखें ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी, या मैं कह दूँ ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, तो आप क्या या स्टेबिलिटी, तो ब्रांच चेंज जो है ये ज़्यादा स्टेबल है, और ये रिएक्टिव इसका मतलब है कम है। ये ज़्यादा कम स्टेबल है, तो इसका मतलब है ये रिएक्टिव ज़्यादा है। तो रिएक्टिविटी द अल्केन्स एंड पैराफिन्स आर इनर्ट टुवर्ड्स एसिड्स, और ये इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है कि अल्केन्स और पैराफिन्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ओलिफिन को अल्कीन्स को ओलिफिन भी कहा, ये MCQs में और एंट्री टेस्ट वगैरह में पूछे जाते हैं कि पैराफिन्स क्या होते हैं। तो अल्केन्स जो होते हैं इन्हें पैराफिन्स कहा जाता है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि अल्कीन्स को ओलिफिन्स कहा जाता है। तो आर इनर्ट टुवर्ड्स एसिड्स, ये जो पैराफिन्स अल्केन्स वगैरह होते हैं ये एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते, इनर्ट होते हैं। जैसे कि हमने नोबल गैसेज को कहा था कि ग्रुप 8 जो होते हैं उन्हें इनर्ट गैसेज कहा जाता है, नोबल गैसेज, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं करती। उनका आखिरी जो शेल है NH2NP6 होता है वो स्टेबल होता है, ऑक्टेट टूल उनका कंप्लीट होता है। तो जो अल्केन्स और पैराफिन्स होते हैं वो इनर्ट होते हैं टुवर्ड्स एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते, अल्कलीज के साथ, यानी बेस वगैरह जो होते हैं अल्कलीज वगैरह के साथ उनके साथ रिएक्शन नहीं करते, और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ अंडर नॉर्मल कंडीशन। अब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, यह आप लोगों को पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो। इसीलिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं स्ट्रॉन्ग, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करें, उनके साथ मोस्टली K2Cr2O7, और रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं उनके साथ लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, ये चीज़ें आ रही होती हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि दूसरों को रिड्यूस करता है, तो दूसरों को रिडक्शन हमने पढ़ी थी कि क्या होती है, जिसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाए। तो ये बेसिकली हाइड्रोजन ऐड करवाता है, क्योंकि इसके बाद 4 हाइड्रोजन है, ये किसी और कंपाउंड के अंदर, किसी भी और कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन ऐड करवा देगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी तरीके से ये जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड को किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, लिथियम एल्यूमिनियम K2Cr2O7 या और मुख्तलिफ हो गए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वगैरह हो गए जिनके साथ ऑक्सीजन वगैरह जुड़ी हुई होती है। तो वो क्या करते हैं, पर एसिटिक एसिड वगैरह हो गए, और इस तरीके से CH3COOH पर एसिटिक एसिड, पर ये मुख्तलिफ चीज़ें जो कि जिनके साथ और लगा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करवा देती हैं, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करती हैं और ऑक्सीडाइज करवा देती हैं। इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस कर दे, जिसके पास हाइड्रोजन होते हैं ये दूसरे कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन ऐड करवा देते हैं। तो ये जो थी ये यानी ये अल्केन होते हैं, इनके साथ रिएक्शन नहीं करते, इनर्ट होते हैं। एक्सप्लेनेशन, द अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नॉर्मल नॉन पोलर बॉन्ड। क्योंकि आप ये कहते हैं कि इनर्टनेस ऑफ दो, अच्छा ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो रिएक्टिविटी है अल्केन्स की, क्योंकि इस चैप्टर में से अगर किसी ने सवाल बनाया तो वो या तो फिर नेमिंग हो सकता है वो दे दे, क्योंकि IUPAC नेमिंग आ सकती है, और दूसरा ये सवाल अगर बनेगा तो वो इधर से ही बनेगा कि ऑन रिएक्टिविटी बताओ अल्केन्स की ऑन द बेसिस ऑफ इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ नॉन पोलर बॉन्ड। 2 चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से, एक तो इनके बॉन्ड, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सिग्मा बॉन्ड इनका, एक चीज़ तो ये है कि सिग्मा बॉन्ड इनका जो होता है वो इनर्ट होता है। सिग्मा बॉन्ड जो होता है जो पहला बॉन्ड होता है, जैसे कि आपको पता है कि एक पहला बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बनता है, सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड बनता है। जो होता है पहला वाला सिग्मा था और दूसरा बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड बनता है। इसी तरीके से अगर अल्काइन की बात की जाए तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। और पाई बॉन्ड किस तरह बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड किस तरह बनते हैं, जब एक SS ओवरलैप होता है तो ये सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। इसी तरीके से जो पहला बॉन्ड बनता है उन्हें सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है, और दूसरा जो बॉन्ड बनता है जैसे कि PP का हो गया, ओवरलैप हो गया, वो पाई बॉन्ड बन जाते हैं। तो इसी तरीके से बात की जाती है कि इसकी, तो ये एक बात तो ये कि नॉन पोलर बॉन्ड है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो कम है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी कि अगर इस साइड में CH4 पड़ा हो
अगर मैं इसे खोल के लिखूँ एच एच एच, मैंने कहा था इधर ओ एच अगर आके अटैक करता है तो रिएक्शन नहीं होगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, तो ये ओ एच हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता। फिर मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर इसी की जगह अगर एक CH4 की जो CCl लग जाए पीछे तीनों साइडों पे, ये गुड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मान जाता है, तो हाइड्रोजन को ये OH अब आकर रिप्लेस कर सकती है। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये कार्बन नहीं बन जाएगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये वाटर OH जो है ये हाइड्रोजन को निकाल के लेकर निकल जाएगा। तो ये जरी बात है, आपने पता चल गया ये रिएक्टिव अपने नॉन पोलर की वजह से क्यों रिएक्टिव होते हैं। तो ये जरी बात है, नॉन पोलर अपना डिजॉल्व नहीं करता, तो जो भी नॉन पोलर होंगे उनके साथ ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। और बात आ जाती है सिग्मा बॉन्ड की, तो इन सिग्मा बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी टाइटली हेल्ड बिटवीन द न्यूक्लियस, अ लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सिग्मा बॉन्ड कैन नीदर अटैक ऑन एनी इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक ऑन देम। तो कहता है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सिग्मा अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। वो कहता है कि ये अब जो बॉन्ड बना हुआ है इस कार्बन हाइड्रोजन के दौरान, क्योंकि ये डबल बॉन्ड तो नहीं है, ये तो सारे सिंगल बॉन्ड है, और ये भी है भी सिग्मा बॉन्ड। तो वो कहता है कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी कि कोई रिएक्शन नहीं होगा, और ना ही ऐसे होगा कि ये किसी के ऊपर अटैक करे, ना ये होगा और ना ही ये होगा कि ये जाके इसके ऊपर अटैक करे। तो ये सिग्मा बॉन्ड है, इनर्ट होते हैं क्योंकि ये स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग S7 लैब से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन वगैरह, तो ये होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए ये कम रिएक्टिव होते हैं। दूसरी बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की होती है 2.5, हाइड्रोजन की 2.1, तो दे डू नॉट appreciably and bonding electrons between the carbon hydrogen and carbon are equally make the non-polar ionic reagents such as acid alkali oxidizing find no reaction in alkane molecules to which they could be attacked। तो जैसे कि मैं आपको बताई कि जो कि उनका कोवेलेंट स्ट्रक्चर है बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन का, क्योंकि कोवेलेंट स्ट्रक्चर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, तो इसलिए जो अल्कलीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स तो वो उसके साथ आकर रिएक्शन नहीं करती। द आयोनिक रीएजेंट्स सच एज एसिड्स अल्कलीज अंडर सूटेबल कंडीशन कैन गिव टू टाइप ऑफ रिएक्शन। तो इसकी रिएक्शन जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक थर्मल और कैटालिटिक रिएक्शन और दूसरे सब्सटीट्यूटेड रिएक्शन। तो these reaction take place at high temperature on absorption of light energy through the formation of highly reactive free radical, thermal और substituted reactions। तो ये अल्केन जो होते हैं ये दो किस्म के रिएक्शन देते हैं, थर्मल और सब्सटीट्यूशन। फर्स्ट CH4 है, तो क्लोरीन रेडिकल की वजह से मौजूदगी में इसे Cl2 सारों से पहले क्लोरीन रेडिकल को तोड़ा जाता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल को, तो क्लोरीन रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो इसके अंदर फिर क्लोरीन ये अल्केन होता है, इसके अंदर फिर क्लोरीन रेडिकल डाला जाता है, तो ये CH ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और एक इधर आ जाता है क्लोरीन। इसी तरीके से फिर एक इसको रिएक्शन करवाया जाता है, फिर इससे CCl2 बन जाता है, या इसी को अगर हम कहें कि इसे Cl2 डालते हैं तो एक Cl बन गया प्लस एक HCl बन गया, ये एक हाइड्रोजन सब इससे कहा जाता है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इसी तरीके से जब बात की जाए इसके आगे की, तो इधर दोबारा Cl2 डाला जाएगा, इसके अंदर एक क्लोरीन रेडिकल डाला जाएगा, तो वो हाइड्रोजन वाली बात है, या Cl2 दोबारा कह लें तो ये CH2 Cl2 एक और Cl आ जाएगा, फिर इसके अंदर फिर Cl डाला जाएगा, तो एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन दोबारा रिप्लेस हो जाएगा और CH3 ये क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म। ये 9th क्लास में भी लिखा हुआ है, या 10th क्लास में भी आपको ये लिखा हुआ है इसी हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, यही रिएक्शन लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन। तो इसमें से फिर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा क्लोरीन के ऐड करने पर, एक HCl निकल जाता है साथ, और एक CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है। तो ये कन्वर्जन भी आ सकती है कि कन्वर्ट द अल्केन टू कार्बन टेट्राक्लोराइड, या कन्वर्ट द मिथाइल क्लोराइड टू क्लोरोफॉर्म, तो ये भी आ सकते हैं। तो इनके कन्वर्जन का सारा से बेहतरीन तरीका होता है, फर्ज करो आप ये मिथाइल क्लोराइड बन जाती है, वो जरूरी है कि शुरू से ही कहे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करो। जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आजकल बनते हैं तो वो हो सकता है आप लोगों का कि मिथाइल क्लोराइड से क्लोरोफॉर्म बनाओ। तो कन्वर्जन का सारा से बेहतरीन तरीका है कि आप लोग जिसके साथ कन्वर्ट करना है वो आप अपने ध्यान रखें। कन्वर्जन जो होती है वो सारों से आसान होती है, अंदर के बच्चों को ये सारों से मुश्किल लग रही होती है। तो इसका तरीका यही है कि सारों से पहले आप लोग
इस साइड पे फर्ज करो, वो कहता है कि मिथाइल क्लोराइड को कन्वर्ट करो क्लोरोफॉर्म में, यानी CCl। आप लोगों को पता है कि CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म। तो आप लोगों ने देखना होगा कि इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसमें नहीं है और इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसमें नहीं है। तो आप लोगों को पता चल रहा है कि इसमें क्लोरीन नहीं थी और इसमें क्लोरीन फालतू आई है, ये आप अपने जहन में रख लें। और इसमें हाइड्रोजन थे और हाइड्रोजन इसमें से निकल चुके हैं, यानी -H हो गया और प्लस क्लोरीन हुआ है। तो आप देखें ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें से हाइड्रोजन निकल जाते हैं और क्लोरीन ऐड होते जाते हैं। तो आप लोगों को पता है एक तो आप देखें डायरेक्ट अगर हम क्लोरीन रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है कि क्लोरीन को हम ऐड करें और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए। फिर आप सोचें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है HV की सनलाइट की प्रेजेंस में, मौजूदगी में। तो फिर आपको पता चल जाएगा, जहन में आ जाएगा कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक क्लोरीन ऐड होता जा रहा है, एक हाइड्रोजन निकलता जा रहा है। तो ये सारे से सारे रिएक्शंस होते हैं। तो उसके बाद आगे आ जाते हैं साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोएल्केन्स भी आसान है, जैसे कि तो साइक्लोएल्केन्स भी थोड़ी सी देख लेते हैं। साइक्लोएल्केन्स यही है कि प्रोपेन लिखा है, आप उन लोगों ने बात हमने पढ़ा था कि जो एक अगर नॉर्मल अल्केन CnH2n+2 है, तो जो अल्केन होता है वो CnH2n होता है, जो जैसे कि अल्कीन के डबल बॉन्ड तो खैर नहीं होता, क्योंकि ये तो होता है अल्केन का स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्म, और ये होता है अल्कीन का। और यही साइक्लोएल्केन्स का भी होता है। विच थिंग इज कॉमन, तो ये MCQ भी पूछा जा सकता है, विच थिंग इज कॉमन बिटवीन अल्कीन एंड साइक्लोएल्केन। तो उसमें हम कह सकते हैं कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी फर्ज करें अगर मैं कहता हूँ कि प्रोपेन की अगर बात कर लेते हैं, या चलो प्रोपेन की कर लेते हैं, तो प्रोपेन का क्या फार्मूला होता है CnH2n+2 C3H2 C3H8 बनता है प्रोपेन का। प्रोपेन की बात की जाए तो जरी बात है C3H6 होगा, क्योंकि CnH2n प्रोपेन का फार्मूला है। और हमने एक चीज पढ़ी है कि जो साइक्लोएल्केन होते हैं वो भी अल्केन में से 2 हाइड्रोजन निकाल देते होते हैं। तो जो साइक्लोप्रोपेन का आप देखते हैं कितना बनता है, ये साइक्लोप्रोपेन हमने बनाया, 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ गए, 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ गए, 2 हाइड्रोजन C3H6। यानी विच थिंग इज कॉमन बिटवीन अल्कीन एंड साइक्लोप्रोपीन, विच थिंग इज कॉमन बिटवीन अल्कीन एंड साइक्लोप्रोपेन। तो उसमें ये हम कह सकते हैं कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो कॉमन बन सकता है, या उनका जो जनरल फार्मूला है वो कॉमन बन सकता है, क्योंकि उन दोनों के कार्बन हाइड्रोजन की तादाद सेम होती है। तो साइक्लोप्रोपेन कह देंगे, अगर 4 कार्बन मतलब कोई है तो इसी तरीके से साइक्लोब्यूटेन कह देंगे। अच्छा, इसको जो लाइट स्ट्रक्चर में हमने लिखा है तो साइक्लोप्रोपेन, ये भी साइक्लोप्रोपेन है। इसमें आपने कार्बन हाइड्रोजन नहीं मेंशन करने, अगर किसी एक दफे को भी कार्बन हाइड्रोजन मेंशन की तो आपके नंबर कट जाएंगे। ये साइक्लोप्रोपेन है, 4 कार्बन हो तो साइक्लोब्यूटेन, 5 कार्बन वाला हो तो साइक्लोपेंटेन, 6 कार्बन वाला हो तो साइक्लोहेक्सेन, इसी तरीके से ये चलता जाता है। बाकी अंडरस्टूड है कि कोने पे कॉर्नर्स पर कार्बन लगे हुए और उनके साथ वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन 2 लगे हुए। तो ये तो थी अल्केन हमने स्टडी किया, डिस्कस किए। अल्केन IUPAC नेमिंग पढ़ी। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी आ जाती हैं, लाइक अल्केन्स लो पोलैरिटी ऑफ ऑल द बॉन्ड्स इन साइक्लोअल्केन्स मीन्स that they are only intermolecular forces between molecule of cycloalkane are the weak induced dipole induced forces are also known as London forces which are easily overcome। वो कहते हैं कि like alkanes cycloalkane also have low melting involvement। अल्केन की तरह जो साइक्लोअल्केन होते हैं उनके भी मेल्टिंग पॉइंट्स वगैरह बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं। स्ट्रक्चर वही मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इनका अल्केन का और अल्कीन में और साइक्लोअल्केन में एक चीज़ कम है, जाकर इनका CnH2n वाला फार्मूला है। तो यही उन्होंने बताया है कि साइक्लोब्यूटेन वगैरह हो गए तो इनकी रिएक्टिविटी होगी और रिएक्टिविटी वगैरह होगी कि रिएक्टिविटी वेरी सिमिलर रिएक्टिविटी टू क्लोजली रिलेटेड अल्केन्स विच हैव द सेम टाइप ऑफ बॉन्ड्स। इनकी रिएक्टिविटी अल्केन्स से रिलेट कर रही होती है, अल्केन्स की तरह ही होती है साइक्लोअल्केन्स की भी। सिंस कार्बन एंड हाइड्रोजन हैव द वेरी सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, बोथ कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर नॉन पोलर। साइक्लोअल्केन अल्केन्स आर नॉट वेरी रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स। अल्केन साइक्लोअल्केन्स की तरह एज अ रिजल्ट साइक्लोअल्केन्स होते हैं, अल्केन्स की तरह नॉट वेरी रिएक्टिव। जिस तरह के जरी बात है, क्योंकि साइक्लोअल्केन और अल्केन में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। वही चीज़ जो चेन में लिखी हुई थी वो हमने साइकिल के अंदर लिख ली है, खाली यही फ़र्क है। बाकी तो इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन है, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन है।
उसके बाद दूसरी बात कि ये भी नॉन पोलर बॉन्ड्स हैं, वो सार्मर इसमें भी नॉन पोलर बॉन्ड्स मौजूद हैं, आम अगर वैसे लिखते हैं, क्योंकि सारी बात है दोनों के अंदर कार्बन हाइड्रोजन नहीं है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो चेंज नहीं ना होगी कि अगर कोई कार्बन अगर साइक्लो में आ जाता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो तो हर एलिमेंट की स्पेसिफिक होती है, कार्बन की 2.5, हाइड्रोजन की 2.1, तो ये होती है। उसके बाद आगे बात आ जाती है स्टेबिलिटी वगैरह की, तो रिएक्टिव रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हेलोजन की रिएक्टिविटी फ्लोरीन जो होता है वो क्लोरीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसी तरीके से क्लोरीन ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इससे ऑनवर्ड्स।